हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि केशवानंद जी कौन हैं, उनका जीवन परिचय क्या था, किस मठ से वो संबंधित थे, उस मठ की विशेषताएं क्या थी और आखिर में केशवानंद जी की परेशानी क्या थी। इन तमाम पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। जैसे कि मैप पर देख रहे हैं आप, ये केरल का मैप है। इसे 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये उत्तरी केरल है, उत्तरी केरल। ये मध्य केरल है और ये दक्षिणी केरल। दक्षिणी केरल में 5 जिले आते हैं। उन जिलों के नाम इस प्रकार हैं: तिरुवनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा, कोट्टायम, और पथानामथिट्टा। ये पांच जिले। जबकि मध्य केरल में पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम और इडुक्की, ये 4 जिले। और उत्तरी केरल में कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम। ये 5 जिले। तो कुल मिलाकर इस केरल में 14 जिले हैं, जिसका सबसे उत्तरी जिला कासरगोड है और सबसे दक्षिणी तिरुवनंतपुरम है। इस कासरगोड में, यानी कासरगोड केरल का सबसे उत्तरी जिला, जो पश्चिम में अरब सागर से और पूर्व में कर्नाटक से घिरे इस इलाके में सदियों पुराना एक शैव मठ है। यह शैव मठ एडनीर में स्थित है और मधुवाहिनी नदी के किनारे पर है। मधुवाहिनी नदी, ये एक यहां से नदी गुजरी है, ये है मधुवाहिनी नदी। मधुवाहिनी नदी। इस मधुवाहिनी नदी के किनारे एक मठ है, शैव मठ है। ये शैव मठ है, इसको एडनीर मठ कहा जाता है। शैव मठ, एडनीर। कासरगोड उत्तरी केरल का सबसे उत्तरी जिला है और यहां पर मधुवाहिनी नदी के किनारे एक शैव मठ स्थापित है, एडनीर नामक स्थान पर। केशवानंद जी इसी शैव मठ के प्रमुख थे। अपने गुरु के निधन के बाद 20 से शायद ही कुछ ज्यादा उम्र में वो इस मठ के प्रमुख बने थे।
तो ये एक संक्षिप्त परिचय था और इस मठ के विषय में कुछ जानकारी थी। जबकि केशवानंद जी को श्रीमद जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती श्री पदंगला वारू के लंबे संबोधन से भी याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि केशवानंद भारती की परेशानी क्या थी। केशवानंद भारती की परेशानी क्या थी? जैसा कि हम जानते हैं कि ये वही दौर था जब ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व में केरल की वामपंथी सरकार भूमि सुधार के लिए काफी प्रयास कर रही थी। समाज से आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने कई नए कानून बनाए थे और इसी में एक कानून था स्टेट रिवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म एक्ट 1969, जिसके तहत एडनीर मठ की संपत्ति को अधिग्रहित कर लिया गया था। स्टेट रिवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1969, इस एक्ट के तहत एडनीर मठ की 300 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था राज्य सरकार के द्वारा। केशवानंद को लगा कि यदि सरकार इस तरीके से मठ की जमीन पर कब्जा कर लेगी तो मठ की आय का संसाधन ही छिन जाएगा। उन्होंने मठ को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए और इसका कानूनी हल तलाशने का प्रयास किया। उन्होंने संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मौलिक अधिकारों की बहाली, मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसमें अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(f), अनुच्छेद 31 शामिल था। इसी मामले को लेकर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती जी। अनुच्छेद 32 के तहत संविधान से द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। मीन्स केशवानंद भारती अप्रोच्ड सुप्रीम कोर्ट pleading that the act violates Article 26, freedom to manage the religious affairs। मैं साइड से हटे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। केशवानंद भारती अप्रोच्ड सुप्रीम कोर्ट pleading that the act violates Article 26, freedom to manage religious affairs and also to challenge
24th, 25th and 29th amendment to the Constitution of India. Keshwanand Bharti approached Supreme Court pleading that the act violates Article 26, freedom to manage religious affairs, and also to challenge 24th, 25th and 29th amendments to the Constitution of India. स्लाइड सेट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। केशवानंद भारती ने सर्वोच्च अदालत से केरल लैंड्स रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1969, एक्ट 35 ऑफ 1969 को असंवैधानिक, अल्ट्रा वायरस और शून्य घोषित करने की गुहार लगाई। भारती ने केरल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1969, एक्ट 35 ऑफ 1969 को असंवैधानिक, अल्ट्रा वायरस और शून्य घोषित करने की गुहार लगाई। अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ये आर्टिकल 25, 26, 19, 1F, 14 और आर्टिकल 31 क्या है। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। आर्टिकल 25, as we know, the state has no religion, but the individual has the power, has the freedom to practice, to prefer and to propagate any of the religion. हम जानते हैं कि हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इंडिविजुअल has freedom to practice, prefer and propagate any religion. मैं साइड से हटे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल 26, freedom to manage religious affairs,
इसके अंदर कुछ क्लाज हैं वो देखते हैं। रिलीजियस अफेयर्स, राइट टू एस्टैब्लिश, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन institutions for religious and charitable purposes, अर्थात धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों, संस्थाओं की स्थापना एवं उनके रख रखाव का अधिकार। क्लास बी, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, अपने धार्मिक कार्यों के, अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का, के प्रबंधन का अधिकार। एंड थोड़ी सी जगह खाली कर दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्लास सी, राइट टू ओन, एक्वायर मूवेबल एंड अनमूवेबल प्रॉपर्टी, चल एवं अचल संपत्ति, चल एवं अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार, का अधिकार। एंड टू एडमिनिस्टर such a property in accordance with law, अर्थात ऐसी संपत्तियों,
ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन। केशवानंद भारती जी इसी क्लास सी के तहत सुप्रीम कोर्ट गए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पिटीशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक अवसर दे दिया। दिस petition offered an opportunity to the Supreme Court to determine amending powers of the parliament. इस याचिका ने सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के संशोधन करने की शक्ति पर विचार करने का एक मौका, एक अवसर दे दिया। मैं साइड से हटे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। As we know, Indian polity is bicameral in nature. Indian polity is bicameral in nature. The legislature is divided between two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संसद द्विसदनात्मक है, जिसका निचला सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा है। Once a bill is duly passed by both houses, it goes to president for his assent. जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। साइड से हटे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हम आगे चर्चा को जारी कर रहे हैं। हमारा अगला पार्ट है कि आर्टिकल 14 क्या है। तो हम जानते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल
19(1)(f) राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। एंड आर्टिकल 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, अनिवार्य अधिग्रहण। साइड साइड जाना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लॉज चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 32, लॉ चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 32 कौन कौन से थे तो मैंने अभी बताया, अभी वर्णन किया। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31। इसके अलावा 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट, अनुच्छेद 25, 26, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(f), अनुच्छेद 31, इसके अलावा 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन और 29वां संविधान संशोधन, ये चैलेंज किए गए थे। मैं साइड से हट जा रहा हूं। आइए जानते हैं कि 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन और ये 29वां संविधान संशोधन क्या था। तो 24th अमेंडमेंट, यानी 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन ये क्या था। एवरी अमेंडमेंट which is made under article 368 will be taken as an exception under article 13। यह है 24वां संविधान संशोधन। अर्थात इस संविधान संशोधन के जरिए संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की अनुमति मिली और इसलिए
अनुच्छेद 13 में खंड 4 डाला गया खंड 4 डाला गया जिसके मुताबिक कोई अनुच्छेद 13 कोई भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा कोई भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। एक तरीके से पार्लियामेंट ने रिस्पॉन्ड किया था गोलकनाथ के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए। गोलकनाथ केस के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने रिस्पॉन्ड किया था, जबकि आर्टिकल 13 कहता है कि दैट स्टेट कैन नॉट मेक लॉज और टेक अवे or limit the rights granted by the Part 3 of the Constitution. Any law that violates this clause is void to the extent of violation. स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। आर्टिकल 13(2) state cannot make laws and take away or limit the rights granted by Part 3 of the Constitution any law that violates this clause is void to the extent of violation। जबकि अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उन्हें कम करता हो। इस खंड का उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाएगा। मैं साइड से हटे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या उसे कम करता हो, और इस खंड का उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए ये 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी की सरकार जो है वो लेकर के आई थी 1971 में, और इसने आगे 25वां संशोधन दिया
25th अमेंडमेंट, ये भी 1971 का है। curtailed the fundamental right to property, अर्थात संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की, संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की, सरकार सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, इसको यह भी अधिकार इससे मिलता है। सरकार को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए, सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए निजी संपत्ति को अधिग्रहित करने का अधिकार मिला। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस 25वें संविधान संशोधन ने राइट टू प्रॉपर्टी को वीक कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को वीक किया। मैं साइड से हटे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। आगे देखते हैं 29th अमेंडमेंट क्या है। ट्वेंटी-नाइन्थ अमेंडमेंट, उनतीसवां संविधान संशोधन क्या है? पुटिंग केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इन शेड्यूल 9, इन शेड्यूल 9। 29वें संविधान संशोधन से केरल भूमि सुधार संबंधी मामलों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। केरल भूमि सुधार संबंधी मामलों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ प्रोविजंस थे जिनके अंतर्गत केशवानंद भारती जी ने चैलेंज किया था। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केशवानंद जी की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में ही थी, तभी केरल सरकार ने केरल लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास किया और 7 अगस्त 1971 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए।
जब भारती की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ही थी, तभी केरल सरकार ने केरल लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट पास किया और 7 अगस्त 1971 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसा कि हम जानते हैं कि केशवानंद भारती ने 21 मार्च 1970 को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी। अब आगे बात करते हैं। नानी पालकीवाला कंटेंशन ऑन बिहाफ ऑफ पेटिशनर, याचिकाकर्ता की तरफ से नानी पालकीवाला ने कोर्ट में क्या तर्क दिया, तो आइए जानते हैं कि पालकीवाला साहब ने याचिकाकर्ता की तरफ से क्या क्या तर्क दिए। पहली बात, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट संविधान को संशोधित नहीं कर सकती है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 24th एंड 25th अमेंडमेंट्स violated fundamental right which was provided under Article 19(1)(f। पालकीवाला साहब ने तर्क दिया कि 24वां और 25वां संविधान संशोधन उसने अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत मिले मूल अधिकार को वायलेट कर दिया, अर्थात उसका उल्लंघन किया है। तीसरी बात उन्होंने कही, अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 कोर्ट को इस बात की पावर देता है कि वो 24वें और 25वें अमेंडमेंट को नल एंड वाइड घोषित कर दे। और चौथी बात उन्होंने कही, आल्सो आर्टिकल 26 आल्सो ब्रीच्ड and the mutt has complete right over its property
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 13 कोर्ट को ये पावर देता है कि वो 24वें और 25वें संविधान संशोधन को नल एंड वाइड घोषित करे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 26 का भी उल्लंघन हुआ है। मठ को पूर्ण अधिकार है अपनी संपत्ति पर। ये कुछ तर्क दिए गए नानी पालकीवाला की तरफ से, जो कि केशवानंद भारती की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे। आगे देखते हैं कि सरकार का तर्क क्या था। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। रेस्पोंडेंट्स कंटेंशन, अर्थात सरकार ने क्या तर्क दिया, सरकार ने क्या जवाब दिया। सरकार ने कहा कि देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, hence the parliament has the power to amend the constitution unlimitedly। पार्लियामेंट की तरफ से दिया गया तर्क, अर्थात सरकार की तरफ से दिया गया तर्क यह था कि पार्लियामेंट सर्वोच्च है, सुप्रीम है और उसे कॉन्स्टिट्यूशन में असीमित संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा सरकार के द्वारा दूसरा दिया गया तर्क क्या था, स्टेट has to fulfill state has to fulfill socio-economic its socio-economic obligations, hence such amendments by state are there to meet constitutional objectives। सरकार की तरफ से दूसरा तर्क यह था कि सरकार को अर्थात संसद को समाज में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना है, जिसके लिए वो वचनबद्ध है, और स्टेट के द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे अमेंडमेंट्स करने आवश्यक है। तो ये रिस्पोंडेंट्स कंटेंशन था, अर्थात सरकार की तरफ से दिया गया तर्क था। वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। कल आगे इसी चर्चा को जारी रखेंगे और आपसे एक गुजारिश कि अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव हो, आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।